हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ रिलेटेड टू गाज़ा। गाज़ा पिछले 1.5 साल से कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में चल रहा है जब से इसराइल और हमस की कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी ऑन 7 अक्टूबर 2023। ट्रंप के आने के बाद एक पीस डील, एक सीज फायर डील साइन की गई जिसमें दोनों इसराइल और हमस, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसमें हिजबुल्ला, हाउदीज और हमस इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में एक सीज फायर की डील साइन की गई जिसमें रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ें भी की गई, विड्रॉल ऑफ फोर्सेस की बात की गई। लेकिन अब वापस से एक ट्रंप का कमेंट आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को गाज़ा से बाहर निकल जाना चाहिए जब तक कि रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है गाज़ा का। जो भी वॉर की वजह से गाज़ा को नुकसान पहुंचा है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए वहां से पैलेस्टीनियंस को जाना होगा। लेकिन अब सवाल ये है, अगर पैलेस्टीनियंस एक बार वहां से चले गए, क्या वो वापस क्लेम कर पाएंगे गाज़ा टेरिटरी को, या पूरी तरीके से वो इजराइल जो उसे क्लेम करता हुआ आया है पूरी तरीके से अपना कंट्रोल उस रीजन के ऊपर बनाता हुआ दिखेगा। और अगर आप ट्रंप की पास्ट पॉलिसीज़ को भी देखते हो तो उनकी पॉलिसीज़ जब भी इसराइल पैलेस्टीन से रिलेटेड होती हैं तो वो हमेशा इसराइल को ही बेसिकली फेवर करती हैं। और ऐसे टाइम पर जब ट्रंप का ये न्यू गाज़ा प्लान आया है तो उसको लेकर जो रीजनल रिएक्शंस निकले हैं, ग्लोबल रिएक्शंस निकले हैं, और जो आसपास वाली कंट्रीज़ जो उससे डिसएग्री कर रही हैं उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और ये किस तरीके से आप इसे लीगल भी नहीं बोल सकते ना एथिकल बोल सकते। अगर मैं एक एनालॉजी देने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ टोटल 7 टाइम्स एंड द मोस्ट रिसेंट वन वॉज इन 1991। अब कितने लोगों को लगता है कि कश्मीरी पंडित्स को वहाँ वापस से रीसेटल किया जा सकता है जबकि वहाँ पूरी तरीके से सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुका है। ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपको गाज़ा में भी बनती हुई दिख सकती है अगर गाज़ा के में रह रहे पैलेस्टीनियंस को वहाँ से बाहर किया जाता है। पहले आपने एक प्लान सुना था कि जी पैलेस्टीनियंस को इंडोनेशिया भेज दिया जाएगा जिससे कोई रिबेल ना कर सके। अब एक नया प्लान आया है कि पैलेस्टीनियंस को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा और गाज़ा पे कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा यूएस का, और उसे रिवेरा ऑफ मिडिल ईस्ट बना देंगे हम। ये कहीं ना कहीं आपको जो पैलेस्टीनियन जो सोवरेनिटी है, जो पैलेस्टीनियन लोगों की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसके अगेंस्ट जाती हुई दिखती है। और इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें गलत हो रही हैं और क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ये एक रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन दिखता है रेदर देन एक एथिकल और एक रिहेबिलिटेशन वाले पर्सपेक्टिव से नहीं देखने की जगह आपको एक बहुत ट्रांजेक्शनल सा आइडिया देखने को मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है। मूविंग ऑन, अब यही देखना है कि ट्रंप का जो प्लान है गाज़ा को ओन करने का वो किस तरीके से काम करेगा, और क्यों जॉर्डन और इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ ने जो पैलेस्टीनियंस हैं उन्हें एकोमोडेट करने से मना कर दिया है, उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। ट्रंप का जो न्यू प्रपोजल है गाज़ा से रिलेटेड वो अर्ज कर रहा है पैलेस्टीनियंस को कि उन्हें लीव कर देना चाहिए गाज़ा को और जॉर्डन और इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ में जाके शिफ्ट हो जाना चाहिए। और जब ये होगा तो यूएस गाज़ा का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा और उसे रेवेरा में ट्रांसफॉर्म कर देगा। रेवेरा मतलब इज समथिंग हॉलीडे वेकेशन, मतलब बेसिक प्लेस जहाँ लोग वैकेशन करने जाते हैं, स्पेशली अ कोस्टल रीजन विद बीचेस जैसा गाज़ा आपको देखने को मिलता है, और उसे रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा यूएस जब ये लोग गाज़ा में रहने वाले पैलेस्टीनियंस जॉर्डन और इजिप्ट शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो शिफ्ट है, ये जो आइडिया है, ये चैलेंज करता है इंटरनेशनल लॉ को, चाहे वो यूएनएससी का हो चाहे वो यूएनजीए का हो। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है पैलेस्टीनियंस की डिज़ायर को कि वो अपने घर वापस लौट सकें। और दूसरी चीज़, जो सीज़ फायर नेगोशिएशंस आपने की हैं उन पोस्ट सीज फायर नेगोशिएशंस में भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आते हुए दिख सकते हैं। ये पॉइंट, ये आइडिया इस नेगोशिएशन को, इन बातचीत को भी एक मेजर नुकसान पहुंचा सकता है जिससे आपको इजराइल और हमस के बीच में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख सकती हैं। हम रिजोल्यूशन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अगर ऐसे स्टैंड लिए जाएंगे, अगर ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे तो जो पीस है ना जिसकी आप बात करते हो उसे अटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये जो कंट्रोवर्शियल मिडिल ईस्ट की पॉलिसी प्रपोज की है ट्रंप ने, इसका इशू क्या है, आखिर इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है। देखो, सबसे पहले ट्रंप ने बोला है कि पैलेस्टीनियंस को गाज़ा छोड़ देना चाहिए और जॉर्डन और इजिप्ट को इस पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, मतलब वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाने चाहिए। इस पूरे प्लान ने डिसरिगार्ड कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है, डिमीन किया है पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन का जो राइट है अपने घर वापस लौटने का। दूसरी चीज़, उनकी सोवरेनिटी पे भी सवाल उठा रहा है, और जब आप इजिप्ट और जॉर्डन जैसी कंट्रीज़ के बारे में डिसीजन ले रहे हैं तो द डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय देम।
इजिप्ट और जॉर्डन को डिसीजन लेना चाहिए कि वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट पैलेस्टीनियंस और नॉट। और यूएस अगर उनके बिहाफ पे डिसीजन लेगा तो डायरेक्टली वो उन कंट्रीज़ की सोवरेनिटी पर भी सवाल उठा रहा है। सीधा सीधा इस प्लान को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ये जो पैलेस्टीनियंस का क्लेम है गाज़ा के ऊपर, इसको पूरी तरीके से मिटा देगा, इसको पूरी तरीके से इरेज कर देगा, और इसराइल के लिए बहुत आसान हो जाएगा गाज़ा वाले रीजन को ऑक्यूपाई करना या फिर एनेक्स करना। प्लान के अंदर ये भी है कि यूएस जो है वो गाज़ा को टेक ओवर करेगा, इसराइल नहीं करेगा। बट आपको पता है जब मैं यूएस बोल रहा हूँ तो इसराइल कम्स फ्री, वो पिक्चर के साथ में है। मतलब आपको पता है इसराइल इज़ वन ऑफ द मेजर सपोर्टर और अ मेजर एलाई ऑफ यूएस इन मेडिटेरेनियन रीजन। तो अगर मैं बोल रहा हूँ गाज़ा का कंट्रोल यूएस के पास आएगा तो आप इनडायरेक्टली ये सुनो इसे कि ये गाज़ा का कंट्रोल इसराइल के हाथ में देने का प्लान है पूरी तरीके से। इन्होंने बोला कि यूएस कंट्रोल करेगा गाज़ा को और उसे रिवेयर ऑफ द मिडिल ईस्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे जो पैलेस्टीनियन सोवरेनिटी है और जो उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसे एक न्यू कॉलोनियल अप्रोच भी देखा जा रहा है कि पहले कॉलोनाइजेशन चलता था, डायरेक्टली कॉलोनाइज करते थे आप कंट्रीज़ को। अब आप नए नए हथकंडे अपना रहे हो, नए नए तरीके अपना रहे हो, जिससे आप उनको अभी भी कंट्रोल कर पाओ और वो वेस्टर्न कॉन्डासेंडिंग एटीट्यूड जो है, एक वेस्टर्न डोमिनेटिंग एटीट्यूड जो है, उसको आप कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रंप की पॉलिसी के अंदर मिडिल ईस्ट में ये भी देखा गया है कि ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर वाली जो पॉलिसी है उसकी ईरान को लेकर, उसे कंटिन्यू कर रहा है। ट्रंप ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो वापस रीइम्पोज कर दिए हैं। जो यमन में रहने वाले हाउदीज़ हैं, ये भी एक शिया कम्युनिटी ही है जिसे पूरी तरीके से ईरान सपोर्ट करता है, उनको टेररिस्ट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है। जो रीजनल टेंशन्स हैं इसकी वजह से आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लिए जा रहे हैं जिससे रीजन के अंदर पीस एस्टेब्लिश किया जा सके, वो भी आपको फेल और अंडरमाइन होते हुए दिखते हैं। इससे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चलता हुआ दिखता है यमन के अंदर सिविल वॉर चल रही है फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स। मतलब ये जो हाउदी रिबल्स है ये बेसिकली अपनी डिमांड मांग रहे हैं, अपने एक ऑटोनोमस रीजन मांग रहे हैं विद इन यमन। लगभग 30% पॉपुलेशन यमन की हाउदीज़ की है, और अगर हाउदीज़ को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा या उनसे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जगह अगर उनको प्रेशराइज किया जाएगा तो यमन के अंदर आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। सॉरी। और ये जो सिविल वॉर है ये आपको और ज़्यादा वर्सन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती हुई दिख सकती है। मूविंग ऑन, अगर इस ट्रंप के प्रपोजल के एनालिटिकल टेकअवेज लिए जाएं तो उन्हें किस तरीके से देखा जाएगा? सबसे पहले ये पूरा का पूरा प्रपोजल ही वॉयलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। ट्रंप ने जो प्रपोजल दी हैं ये यूएनएससी और यूएनजीए रिजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रिजोल्यूशंस हैं जो पैलेस्टीनियन के सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अदर इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स जो एथनिक क्लींजिंग को प्रोहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पैलेस्टीनियंस को गाजा से पूरी तरीके से साफ कर दिया, आपने तो पूरी तरीके से हटा ही दिया उन्हें। मतलब उनका जो क्लेम है उनकी खुद की ज़मीन पे, उनके खुद के घर पे, वो आप ख़त्म कर रहे हो। इसे हम एथनिक क्लेंसिंग बोलते हैं, जब किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को एक जगह से पूरी तरीके से गायब कर दिया जाए। अनदर एग्जाम्पल मैं इसका वही दूंगा जो कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में किया गया, उसे हम एथनिक क्लेंसिंग बोल सकते हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ आज की डेट में पैलेस्टीनियंस के साथ करने की सोच रहा है यूएस, जो इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है, और साथ के साथ यूएनएससी और यूएनजीए के रेजोल्यूशंस के भी अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है। ये जो प्रपोजल है ये ग्राउंड रियलिटी से मैच खाता हुआ नहीं दिखता। जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं और जो ग्रास रूट रियलिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का कहना है कि गाजन्स जो हैं, जो गाज़ा के अंदर पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, वो अपने ओरिजिनल घर पे वापस नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वहाँ रहने लायक कंडीशंस बची नहीं हैं, और जब तक रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक पैलेस्टीनियंस वहाँ के नहीं रहेंगे, ऐसा ट्रंप का क्लेम करना है। लेकिन पैलेस्टीनियंस ने ऑलरेडी नॉर्थ गाजा की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, सेटल डाउन करना शुरू कर दिया है जैसे ही ये सीज़फायर डील साइन की गई थी, जबकि वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन है। तो जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं और जो ग्रास रूट रियलिटी है वो आपस में मेल नहीं खाती हुई दिख रही हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड स्कैटरिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस, इस प्रपोजल के अंदर ऑल्टरनेटिव लोकेशंस ढूंढने की कोशिश की जा रही है जहां पैलेस्टीनियंस पीसफुली रह सकें, और जिससे जितने भी लोग डिस्प्लेस किए गए हैं, जितने भी लोगों को अपना जगह घर छोड़नी पड़ी है, वो सेटल डाउन इजीली किए जा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये वही है जो आज से हज़ारों साल पहले जूइश कम्युनिटी के साथ किया गया था, जो आज से हज़ारों साल पहले यहूदियों के साथ किया गया था और उन्हें वहाँ से भगा दिया गया था। ऐसा ही कुछ आज की डेट में पैलेस्टीनियंस के साथ करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब ज्यूश कम्युनिटी खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि यूएस प्योरली आज की डेट में इजरायली इंटरेस्ट के ऊपर काम करता हुआ दिखता है।
ये जो पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्लान था जो 2020 में बनाया गया था ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ, ट्रंप वन टाइम पे, उससे एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। ट्रंप की जो नई अप्रोच है ये उसके 2020 वाले प्लान से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई दिखती है। 2020 में उन्होंने बोला था लिमिटेड पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए, उनके पास टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई थी। लेकिन अभी वाला प्लान जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांजैक्शनल देखने को मिल रहा है, जो यूएस के कंट्रोल की बात करता है गाजा के ऊपर, रेदर देन उस रीजन में चल रही कन्फ्लिक्ट के डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन के से रिलेटेड। राइट, आप समझ पा रहे हो कि आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, आप प्रॉब्लम का ही अंत कर दोगे। जब वो ही नहीं बचेंगे तो सॉल्यूशन ढूंढोगे किसके साथ? वो डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन जिनके साथ बैठ के निकालना है उन्हें तो आप गाजा से ही बाहर कर दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से, जिस तरीके से अब तक इसराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट को देखा जाता था, ये पूरी अप्रोच ही उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। उनकी राइट्स के जो क्लेम है उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जो पैलेस्टीनियंस की अगर हम बात करें तो। दूसरी चीज़ ये एक रियल एस्टेट अप्रोच है। ट्रंप का जो स्टेटमेंट है रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म ओनरशिप ऑफ गाजा, ये कहीं ना कहीं एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन की तरह नजर आता है। जो ट्रेडिशनल सोवरेनिटी और ऑक्यूपेशनल मॉडल्स जो अब तक अपनाते हुए आए हैं हम टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उससे एकदम दूर हटता हुआ दिखता है। या पूरी तरीके से जो एक ऐसी कम्युनिटी जो क्लेम करती है उस जगह को, आप उन्हें वहाँ से हटा रहे हो ये कह के कि हम आपके लिए इसे बेहतर बना रहे हैं। लेकिन इस बात की जियोपॉलिटिकली कोई लिख के गारंटी नहीं दे सकता कि वो वापस वहाँ आके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज अ वन साइडेड सॉल्यूशन विच इज फेवरिंग इजराइल इन अ बिग वे। दूसरी चीज एम्बिग्विटी ऑन टू स्टेट सॉल्यूशन। जो अब तक टू स्टेट सॉल्यूशन की बात थी कि इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा और पैलेस्टीन भी एग्जिस्ट करेगा, उन्होंने इस वाले प्रपोजल के बाद यूएस ने अपना स्टैंड क्लियर करने से मना कर दिया है कि टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, जिसकी वजह से पैलेस्टीन के जो स्टेटहुड की डिमांड है उस पर आपको और ज़्यादा अनसर्टेनिटी के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। सपोर्ट फॉर इजरायली सेटलमेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा, ट्रंप हमेशा प्रो इजरायली प्रपोजल्स और प्रो इजरायली आइडियाज़ ही प्रोपोगेट करते हुए दिखते हैं। तो नेतन्याहू ने इस ट्रंप के सपोर्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। दूसरी चीज़, जो ट्रंप का जो प्लान है ये इजरायली प्रो सेटलमेंट स्टैंड के से अलाइन करता हुआ दिखता है। स्पेशली जो जियोनिस्ट पार्टी आपको इजराइल के अंदर फंक्शन करती हुई दिख जाती है। जियोनिस्ट क्या है? 1896 के अंदर मिडिल ईस्टर्न रीजन में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे हम बोलते हैं जियोनिस्ट मूवमेंट। इस जियोनिस्ट मूवमेंट का इकलौता मोटिव था कि एक जूइश स्टेट को एस्टेब्लिश कराना है, मतलब इजराइल को एस्टेब्लिश कराना है। और आज की डेट में ये जियोनिस्ट पार्टी एक्सपेंशनिस्ट पार्टी है जो गाजा को कंप्लीटली इजराइल के अंडर देखना चाहती है। और ट्रंप का ये जो प्रपोजल है ये कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट भी करता हुआ दिखता है। और नेतन्याहू भी पूरी तरीके से खुश हैं इस चीज़ से और वो बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट जाते हुए नहीं दिखेंगे। इसकी वजह से आपको सीज फायर नेगोशिएशंस भी कॉम्प्लिकेट होते हुए दिखेंगे। जो ट्रंप और नेतन्याहू के स्टेटमेंट आए हैं स्पेशली हमास को एलिमिनेट करने के लिए, ये सीज फायर के बाद जो नेगोशिएशंस हो रही हैं उनके अंदर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। साथ के साथ जो आप होस्टेज रिलीज़ का प्रोसेस फंक्शन करा रहे हो या कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें भी आपको एक मेजर हर्डल देखने को मिल सकती है। अब दूसरा सवाल ये है कि जब इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और पैलेस्टीनियन भी मुस्लिम्स हैं, तो आखिर इजिप्ट और जॉर्डन पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्ट करने से मना क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हम देखते हैं डेमोग्राफिक कंसर्न से रिलेटेड। जॉर्डन के अंदर ऑलरेडी लगभग 20 लाख पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज रहते हैं, जो उसकी 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है। अगर वो और ज़्यादा पैलेस्टीनियंस एक्सेप्ट करता है तो जो उसका डेमोग्राफिक बैलेंस है वो भी बिगड़ता हुआ दिखेगा। साथ के साथ वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती हुई दिख सकती है। तो जॉर्डन का सीधा कंसर्न है कि यार मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, 20 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, 1/5 ऑफ माई टोटल पॉपुलेशन इज पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी, इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज़, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है जॉर्डन के अंदर वो थोड़ी सी रेस्टिव रही है, मतलब जो टाइज रहे हैं जॉर्डन के इजराइल और यूएस के साथ वो कहीं ना कहीं प्रो यूएस और प्रो इजराइल देखने को मिलता है जॉर्डन। तो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन का जॉर्डन के अंदर रहना कहीं ना कहीं वो अपनी डिमांड पूरी तरीके से वहाँ नहीं रख पाएंगे, और इसलिए हम बोलते हैं कि हिस्टोरिकली वो रेस्टिव रही है वहाँ। जो मेमोरी है ब्लैक सितंबर 1970 में जो ब्लैक सितंबर जॉर्डन में हुआ, आज की डेट में भी वो जॉर्डन की अप्रोच को इन्फ्लुएंस करता है जब भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की बात आती है। जॉर्डन बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनकर जॉर्डन के ऊपर उसकी सोवरेनिटी के ऊपर कोई नुकसान होता हुआ दिखे। जॉर्डन अपनी सोवरेनिटी, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी ऑटोनॉमी को हर्ट नहीं करना चाहता। 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी
जिसके बाद से ही जॉर्डन और इसराइल पीसफुली डील करते हैं, दोनों के बीच में किसी भी तरीके से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। जॉर्डन ने अपने आप को इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट ने पूरी तरीके से बाहर कर लिया था इस 1994 पीस ट्रीटी के थ्रू, लेकिन अगर वापस से जॉर्डन को इंक्लूड किया जाता है तो ये सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देगा और दोनों कंट्रीज, स्पेशली जॉर्डन के रिलेशन जो है वेस्ट के साथ और इसराइल के साथ, उन्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, राइट। दूसरी दिक्कत है पॉलिटिकल अनरेस्ट की। जॉर्डन में इस्लामिस्ट और पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल इस्लामिक एक्शन फ्रंट जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली इन जॉर्डन। जो इस्लामिक एक्शन फ्रंट है इसकी सीट्स भी आपको 2024 के इलेक्शंस में बढ़ती हुई दिखती हैं, जो ये बताता है कि कैसे प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस आपको जॉर्डन के अंदर बढ़ता हुआ दिखता है। और ऐसे में अगर और ज़्यादा पैलेस्टीनियंस आपको आते हुए दिखेंगे तो जॉर्डन अपने केस से ज़्यादा, अपनी इंटरनल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा या अपनी भलाई से ज़्यादा पैलेस्टीनियन इशू का हिस्सा बन जाएगा, जो जॉर्डन के लिए अच्छा नहीं है, उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक रही इजिप्ट की बात, इजिप्ट के लिए पैलेस्टीनियन को एक्सेप्ट करना, वो जो अपोजिशन मूवमेंट्स आपको चलते हुए दिखते हैं इजिप्ट के अंदर, उनको और ज़्यादा बढ़ावा देगा, उनको और ज़्यादा फ्यूल करेगा, स्पेशली जो मूवमेंट मुस्लिम ब्रदरहुड से रिलेटेड है। और ये वही मुस्लिम ब्रदरहुड है जिसे प्रेसिडेंट अल सीसी ने बहुत मुश्किल से और एग्रेसिवली सप्रेस करके रखा हुआ है। जब ये अरब स्प्रिंग आई थी तो 2011 में ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाला मूवमेंट आपको इजिप्ट के अंदर भी राइज होता हुआ दिखा था, लेकिन फॉर्चुनेटली इसको सप्रेस कर दिया गया बाय प्रेसिडेंट अल सीसी। लेकिन अगर पैलेस्टीनियंस वापस जाके वहाँ सेटअप होते हैं तो ये इस्लामिक मूवमेंट आपको फिर से राइज होता हुआ दिख सकता है, मुस्लिम ब्रदरहुड आपको फिर से स्ट्रांग होता हुआ दिख सकता है, और जो पिछले एक दशक की मेहनत है, पिछले एक डेकेड की मेहनत है, वो आपको उस पर पानी फिरता हुआ दिख सकता है। इसकी वजह से डोमेस्टिक अनरेस्ट हो सकते हैं और जो इजिप्ट के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं अलग अलग कंट्री से, वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए दिख सकते हैं। दोनों कंट्रीज, स्पेशली जॉर्डन, ये रिसोर्स चैलेंज झेल रही हैं, मतलब इनके पास खुद भी रिसोर्सेज की कमी है, चाहे वो वाटर की बात हो जाए, स्पेशली वाटर स्कैसिटी। जॉर्डन के पास कोई भी फ्रेश वाटर रिसोर्स आपको देखने को नहीं मिलती, लैंडलॉक्ड कंट्री है मिडिल ईस्ट के अंदर। ऐसे में जब वहाँ ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी है तो अगर वो और रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करता है तो वो अपनी खुद की पॉपुलेशन के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालेगा और ये स्कार्सिटी और ये जो रिसोर्स डेफिसिट है ये आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा एस्पेक्ट, अब जब हमने ईरान पे बात करी कि जो मैक्सिमम प्रेशर और ईरान वाली पॉलिसी है ट्रंप की, उसका इम्पैक्ट, उसके इंप्लीकेशंस आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं अरब वर्ल्ड के ऊपर। देखो रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि गल्फ ऑफ ईरान के जो रिलेशंस हैं वो रिलेटिवली बेटर हो रहे हैं। जब ट्रंप 1 का पीरियड था तब सऊदी और यूएई जैसी कंट्रीज जो हैं वो ईरान को प्रेशराइज करने में यूएस की हेल्प करती थी, लेकिन आज की डेट में यूएई और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज जो हैं ये इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली ईरान के साथ जाती हुई दिखती हैं, जबकि यूएस उसको मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी के अंदर आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो पुरानी वाली सिचुएशन नहीं है, आज की डेट में रिलेशंस बेटर दिखते हैं सऊदी और यूएई के बीच में। सऊदी और ईरान के बीच में ट्रेड भी रिज्यूम हो चुका है और यूएई ने रिसेंटली ईरानियन नेवल वेसल्स को भी वेलकम किया था, जिसकी वजह से आपको ग्रोइंग कोऑपरेशन के साइंस भी नजर आते हैं। ये जो मिलिट्री विजिट्स हो रही हैं, सऊदी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो तेहरान को विजिट कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से सुन्नी लीडर और शिया लीडर के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन आपको बढ़ता हुआ दिखता है और गल्फ स्टेट जो हैं वो आपको ईरान के क्लोज जाते हुए दिखते हैं। इस वजह से जो यूएस सैंक्शंस लगा रहा है ईरान के ऊपर, जो उसने वापस रीइंपोज किए हैं, वो अंडरमाइन होते हुए दिख सकते हैं। आसान भाषा में सऊदी का ईरान के क्लोज जाना और यूएस और सऊदी की इतनी क्लोजनेस, लेकिन सऊदी ईरान को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, जिससे जो सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती हुई नहीं दिखेगी, या उन्हें उनका इरोजन देखने को मिल सकता है या उनकी इग्नोरेंस देखने को मिल सकती है। यूएस पॉलिसी में खुद की भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो यूएस की खुद की पॉलिसी रही है। आसान भाषा में जो गल्फ की जो ट्रेजेक्ट्री है ईरान की तरफ, वो ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती है। गल्फ स्टेट कोशिश कर रहे हैं कि वो यूएस और ईरान दोनों के बीच में अपने टाइज बैलेंस करें। यूएस और ईरान की लड़ाई में उनको नुकसान ना हो, वो ईरान से भी बेटर रिलेशन रखना चाहते हैं और यूएस से भी। तो ऐसे समय पर जो ट्रंप 1.0 में जो ट्रंप को सपोर्ट मिला था गल्फ कंट्री से, वो सेम सपोर्ट शायद आपको इस बार मिलता हुआ ना दिखे। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पोटेंशियल, ईरान ने पूरी तरीके से एक्सप्रेस किया है या फिर जताया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, लेकिन जो नए सैंक्शंस लगे हैं इसकी वजह से ऐसी नेगोशिएशंस आपको मुश्किल नज़र आती हैं, शायद नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज़, ट्रंप का जो डिसीजन है कि वो ईरान की तरफ जो फॉरेन एड जा रहा है उसको कट करेगा, ये तेहरान ने बेसिकली
प्रेज किया है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में एक पोटेंशियल शिफ्ट है, डबल फेज स्ट्रेटेजी नहीं चल रही है, एक तरफ फॉरेन एड दूसरी तरफ सैंक्शंस, ये चीज़ आपको होती हुई नहीं दिख रही है। तो क्लैरिटी है रिलेशनशिप के अंदर, जिसकी वजह से ईरान भी आपको थोड़ा सा नज़र आता है कि एक बेटर तरीके से अपनी पॉलिसीज़ और डीलिंग्स को कर पाएगा। गल्फ अरब स्टेट जो हैं उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है आज की डेट में कि कैसे वो ईरान के साथ रिलेशन मेंटेन करें और वो स्ट्रैटेजिक टाइज जो है उनके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उन्हें भी मेंटेन कर सकें, जबकि ट्रंप की पॉलिसीज़ ये करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती हैं। राइट, दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रम्प्स गाजा प्लान। और आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है इसके, क्या क्या रीजनल एस्पेक्ट है, और जो ईरान की तरफ जो ट्रम्प की पॉलिसी चल रही है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको अब बढ़ते हुए दिख सकते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो जीएस पेपर 2 में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में डायरेक्टली आपको आता हुआ दिख सकता है। क्वेश्चन इज, इवेलुएट द इंप्लीकेशंस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रपोजल टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा फॉर पैलेस्टीनियन सोवरेनिटी, रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। Discuss the global reactions to this plan. Please try to attempt this answer in 250 words. अगर हो सके तो कमेंट डाउन कर देना, आई विल रिव्यू इट। अगर नहीं तो प्लीज़ पेपर में तो इसे ज़रूर लिख के ट्राई करना। यूपीएससी डायनेमिक है, प्रिपरेशन भी आपकी डायनेमिक होनी चाहिए। अगर आप ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो यू नीड टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ योर ओन कॉम्पिटिशन, इसलिए कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। मिलता हूं आपको एक और नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हैव अ गुड डे।